वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। दिस इज़ ओपन अक्टूबर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और बिजनेस इन्वायरमेंट की हम लोग एक सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे। इसकी क्लास नंबर ये 3rd है, जिसके अंदर हम इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताता चला जाऊँगा। बेसिकली इकोनॉमिकल प्लानिंग का मतलब है कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ की प्लानिंग करना, और ये डेलिब्रेटली की जाती है, यानी कि जानबूझकर की जाती है। यहाँ पर जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसका एलोकेशन किया जाता है और एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव को विद इन अ टाइम पीरियड हमें अचीव करने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दोनों ऑब्जेक्टिव हमारे लिए मैटर करते होते हैं। यानी इकोनॉमिकल ग्रोथ भी मैटर करती है और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी मैटर करती है। ये क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, पॉवर्टी रिडक्शन की बात करते हैं कि हमारे देश के अंदर से किस तरीके से गरीबी ख़त्म हो सके और देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाए और हर क्षेत्र का जो है एक बैलेंस डेवलपमेंट हो। यानी जितना डेवलपमेंट बिहार का है उतना डेवलपमेंट पंजाब का भी होना चाहिए, जितना डेवलपमेंट केरला का है उतना हरियाणा का भी होना चाहिए। तो ये जो डेवलपमेंट का बैलेंस क्रिएट करना है, इसको हम रीजनल डेवलपमेंट बैलेंस कहते हैं और ये इकोनॉमिकल पॉलिसी के कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव होते हैं। वेरियस डेफिनेशंस है जो इकोनॉमिकल प्लानिंग के बारे में है कि इकोनॉमिकल प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं, हम मेजर डिसीजंस लेते हैं अबाउट इकोनॉमी के मेजर डिसीजन लिए जाते हैं अबाउट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी। इंडियन प्लानिंग कमीशन क्या कहती है, क्या है प्लानिंग, इकोनॉमिकल प्लानिंग इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज टू अचीव अ डिजायरेबल सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव। अगेन सेम बात आ गई कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, यानी देश के जो भी रिसोर्सेज हैं उसको इस तरीके से यूटिलाइज करें कि हमारे जो डिजायरेबल सोशल और इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव दोनों पूरे होने चाहिए। सोशल से मेरा मतलब है हमारे देश के अंदर हेल्थ अच्छी हो, हमारे देश के अंदर एजुकेशन अच्छा हो, और इकोनॉमिकल से मतलब है कि हमारा जीडीपी अच्छा हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड हो और पर कैपिटा इनकम अच्छी हो, इनकम ग्रोथ अच्छी हो, इनकम डिस्पोजेबल अच्छा हो, एग्रीगेट डिमांड हो, ठीक है, उसके हिसाब से सप्लाई भी हो, मैन्युफैक्चरिंग भी हो। तो वो सारे हमारे इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इकोनॉमिकल प्लानिंग बेसिकली एक टेक्निक होगी जिसके अंदर हम प्री डिटर्मिनेट, यानी हम कुछ ऑब्जेक्टिव बनाएंगे प्री डिटर्मिनेट, दे मे बी इकोनॉमिक और सोशल। उन प्री डिटर्मिनेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोग कुछ प्लान करते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इन मीनिंग भी पूछे जा सकते हैं कि वेरियस टाइप ऑफ प्लानिंग के क्या मीनिंग है। जैसे सेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब है कि वो प्लानिंग जो सेंट्रल अथॉरिटी बना रही है, जैसे कि प्लानिंग कमीशन, पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग, ये वो प्लानिंग से जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग मतलब जहाँ पर ग्रास रूट लेवल पर जिनके ऊपर वो प्लानिंग इम्प्लीमेंटेड करनी है उनका भी पार्टिसिपेशन होता है, यानी लोकल पार्टिसिपेशन होता है। यहाँ तो गवर्नमेंट खुद अपने आप बना रही है, यहाँ लोगों से राय लेकर उनके जो डिसीजंस हैं उनको कंसीडर करके जो है एक तरीके की प्लानिंग बनाई जा रही है। इंडक्टिव प्लानिंग का मतलब होता है जहाँ गवर्नमेंट की गाइडेंस वर्क करती है कि इन गाइडेंस के बेस पर आप प्लानिंग कीजिए। और पर्सपेक्टिव का मतलब होता है जो फ्यूचरिस्टिक होती है। वैसे तो सारी प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, पर यहाँ पर्सपेक्टिव का मतलब है जो वेरी लॉन्ग, यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, जैसे कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, या जैसे हमारा जो मिशन है विकसित भारत 2047, तो ये एक जो है पर्सपेक्टिव प्लानिंग का पार्ट है। और रोलिंग प्लानिंग का मतलब होता है कि वो प्लान जो बार बार रिवाइज होते रहते हैं, रिवाइज पीरियोडिकली, यानी एक समय के बाद, एक अवधि के बाद उसको दोबारा से देखा जाता है, उसमें देखा जाता है कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है क्या, जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाए थे वो ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे हैं तो उसमें जो रिलेटिव चेंज है वो किए जाते हैं, जो नेसेसरी चेंज है वो किए जाते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन, जो नेगेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको खत्म किया जाता है। तो वो हो गए हमारे रोलिंग प्लान। एग्जाम्पल के तौर पर आप बजट समझ सकते हो। हर साल हम लोग जो है बजट बनाते हैं और उसमें बेसिक चेंजेस करते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। इसके बाद हमारे पास आता है प्लानिंग कमीशन। अब तो प्लानिंग कमीशन इंडिया में नहीं है, उसकी जगह पर नीति आयोग है, पर फिर भी इस टॉपिक से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 में हमारे भारत में आया, यानी इसको गठित किया गया किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसको जो चेयर करते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने इसको चेयर किया था। और ये प्लानिंग कमीशन क्या काम करती थी, ये पंचवर्षीय योजना बनाती थी, 5 ईयर प्लान्स बनाती थी, और जो देश के रिसोर्सेज हैं उसका बंटवारा करती थी कि जितने भी पैसे हमारे पास है, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास है, उनको किन किन एरिया में हम लोगों को इन्वेस्ट करना है। अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करती थी कि हमें एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट करना है, या इंडस्ट्री पे करना है, हैवी इंडस्ट्री पे करना है, स्मॉल इंडस्ट्री पे करना है, सर्विस सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये डिटर्मिनेट किया जाता है।
फिर इवेलुएट किया जाता था कि जो प्लान्स हमने बनाए हैं क्या वो सक्सेसफुल हुए, क्या उसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, तो फिर अगले 5 ईयर प्लान में उसको चेंज किया जाता था। और प्रमोट करना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एक ब्रॉडर टर्म है इकोनॉमिकल ग्रोथ के कंपेयर में। इकोनॉमिकल ग्रोथ के अंदर हम केवल इकोनॉमिक की भी बात करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब नॉन इकोनॉमिकल चीज़ों की भी बात हो रही है, जैसे कि सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, इन्वायरमेंट है, क्वालिटी लाइफ है, वर्क लाइफ बैलेंस है, तो वो होता है हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो प्लानिंग कमीशन के बीच में छोटा सा क्रक्स मैंने आपको दिया। इसके लिए जो है हम लोगों ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी बनाई थी 1952 में, और इसका भी पर्पस यही था कि स्ट्रेंथ करना, इंप्रूव करना प्लानिंग प्रोसेस को। अब जो है प्लानिंग कमीशन को तो अबॉलिश कर दिया गया है, यानी कि डिसबैंडेड कर दिया गया है, उसकी जगह पर बनाई गई है नीति आयोग। एग्जाम में इससे रिलेटेड फुल फॉर्म पूछी जाती है, अब बहुत कम पूछी जाती है, पर फिर भी बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, आपका नंबर यहाँ से नहीं जाना चाहिए। नीति आयोग का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को ये बनाई गई थी। इसने प्लानिंग कमीशन को डिसबैंडेड करा, और इसको भी जो चेयर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी, वो इसको चेयर करते हैं। हालांकि वो सारी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते, तो इसलिए एक वाइस चेयरमैन रखा जाता है, जैसा कि वाइस यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो होता है वाइस चांसलर होता है, इन द सेम वे यहाँ पे भी वाइस चेयरमैन है। और वर्तमान में जो है वो अरविंद पनघटिया जी है। और क्या डिफरेंस है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में, ये देख लेते हैं। प्लानिंग कमीशन 1950 में बनाई गई, नीति आयोग 2015 में बनाई गई, और ये सेंट्रलाइज प्लानिंग थी। प्लानिंग कमीशन यानी कि यूनियन गवर्नमेंट बनाती थी इसको, और यहाँ पे कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर फेडरलिज्म यूज़ किया जाता है, यानी कि बॉटम अप अप्रोच यूज़ की जाती है। जो अलग अलग स्टेट के सीएम हैं और जो गवर्नर्स हैं उन, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी राय ली जाती है, क्योंकि एक्चुअल में प्लानिंग तो उनके ऊपर ही इम्प्लीमेंटेड होनी है, तो उनसे कंसल्ट करके ही प्लानिंग बनाई जाती है। एलोकेशन ऑफ फंड की बात करें तो यहाँ पे एलोकेशन किया जाता था कि कौन कौन सी स्टेट को कितना कितना हम लोग अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट का तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि ये प्रायोरिटी होनी चाहिए हर स्टेट की। इसके अलावा ये टॉप डाउन अप्रोच थी, यानी कि ऊपर से बनती थी और नीचे अप्लाई होती थी। ये बॉटम अप्रोच है, यहाँ पे नीचे राय ली जाती है लोगों से, क्योंकि प्लानिंग उनके ऊपर ही अप्लाई करनी है। तो ये एक प्लानिंग बॉडी की तरह काम करती थी प्लानिंग कमीशन, और ये थिंक टैंक की तरह वर्क करते हैं, यानी यहाँ सोचने का काम किया जाता है कि क्या हमें, कि हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किन किन चीज़ों पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये स्टेट को बताया जाता है, और स्टेट फिर उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करके अपने प्लान्स बनाती है। तो नीति आयोग का काम टोटली प्लानिंग का है, और प्लानिंग कमीशन का काम प्लानिंग के साथ साथ फंडिंग का भी होता था कि किन किन स्टेट में कितनी कितनी फंडिंग्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब जो हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं उनका मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ, जहाँ जैसे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मेन फोकस था तो वो था एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था नया नया, उस समय हमारी प्रायोरिटी थी कि हमारे देश के लोगों को एटलीस्ट खाने के लिए मतलब कमी ना हो, हम लोग सबके लिए प्रॉपर मात्रा में जो है जितना भी गेहूँ है, जितना भी चावल है, वो अवेलेबल करा पाए। तो हमारा फोकस था, पहले जैसे होता है ना बंदे को रोटी कपड़ा मकान, जब बेसिक नीड होगी तभी तो हायर नीड के बारे में सोचेगा। मास्लो की नीड की तो यही कहती है। तो हमारा मेन जो फर्स्ट फोकस था वो एग्रीकल्चर था, इरिगेशन सिस्टम था, और ये जो मॉडल है हारो डोमर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है हारो डोमर मॉडल किस प्लान से जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से जुड़ा हुआ है। सेकंड 5 ईयर प्लान हमारा 1956 से 1961 तक आया, और यहाँ पे हम लोगों ने इंडस्ट्री के ऊपर वर्क किया, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर वर्क किया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाने की कोशिश की, बड़ी बड़ी जैसे कि स्टील इंडस्ट्रीज बनाई और कोयला इंडस्ट्रीज बनाई, ताकि हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़े, लोगों को रोजगार भी मिले। क्योंकि एग्रीकल्चर जो है अभी भी वर्तमान में भी बहुत सारी मौसम के ऊपर डिपेंड करता होता है, तो इंडस्ट्री जो है कहीं ना कहीं काउंटर बैलेंस करती है, देश को नीचे गिरने से बचाती है। इंडस्ट्री का ये जो मॉडल है ये माब्लोनोबिसिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। आपसे ये भी पूछा जाता है ये किससे रिलेटेड है, तो सेकेंड ईयर प्लान से रिलेट करता है। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966 में आया, और इसका पर्पस था कि हमारा देश जो है सेल्फ रिलायंट बन जाए, हम आत्मनिर्भर बन जाए, हमें किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, हमारे देश के अंदर प्रॉपर मात्रा में रिसोर्सेज होने चाहिए। हालांकि ये प्लान जो है इतना अच्छा वर्क नहीं करा, क्योंकि इसी पीरियड के बीच में हमारे देश में 2 वॉर्स हुई, एक तो चाइना के साथ 1962 में और एक पाकिस्तान के साथ 1965 में, और दूसरा जो है हमारे देश में सूखा भी पड़ा, ड्रॉट भी हो गया, तो ये अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया। फिर 3 साल का जो है प्लान हॉलीडे बना,
यानी कि यहाँ पे कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी, हमारे देश के अंदर इमरजेंसी थी, तो नो 5 ईयर प्लान ड्यू टू इकोनॉमिकल क्राइसिस भी थे और इमरजेंसी की सिचुएशन भी थी हमारी कंट्री के अंदर। तो वो वाला जो पीरियड है तो प्लान हॉलीडे के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास फोर्थ 5 ईयर प्लान आया 1969 से लेके 1974 के बीच में। तो ये फोर्थ 5 ईयर प्लान आया, यहाँ पे हमारा पर्पस था कि हमारे देश में ग्रोथ भी हो लेकिन स्टेबिलिटी भी रहे, स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ करनी है। ऐसा ना हो कि हम मतलब अंधाधुंध पैसे इन्वेस्ट करते चले जाए और स्टेबिलिटी भी खो दे अपनी, और अगेन सेल्फ रिलायंट बनना है। हमारे देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे खुद के अवेलेबल होने चाहिए। तो ये थे हमारे फोर्थ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जो है 1969 से 1974 में बना, और इसमें भी सेम ही है, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी और सेल्फ रिलायंट, यही पर्पस था अचीव करना। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि जो गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ने जो है स्लोगन दिया था, तो वो कौन से 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है? तो वो फिफ्थ 5 ईयर प्लान से रिलेट करता है, जहाँ पे इंदिरा गांधी चाहती थी कि हमारे देश में गरीबी ही नहीं होनी चाहिए, गरीबी खत्म करनी है। और इसके कॉन्टेक्स्ट में ये स्लोगन बड़ा गाँव-गाँव में फेमस हुआ था, जिसको बोलते थे गरीबी हटाओ। 6th 5 ईयर प्लान बना 80 से 85 के बीच में, इसमें भी सेम पर्पस था, पॉवर्टी एलिवेशन को कम करना, और इसी बीच जो है इंदिरा गांधी एक्सपायर भी हो गई थी। और टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि जो चाइना है, बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, यूएसए, यूरोप, वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें बन रही थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा था, तो हमारी कंट्री ने बोला कि हमारे कंट्री में भी मॉडर्नाइजेशन आनी चाहिए, नई नई टेक्निक आनी चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। 7th 5 ईयर प्लान 85 से 90 के बीच में आया, जहाँ पे हमारा फोकस था कि फूड हो हमारे पास काम हो और हर व्यक्ति प्रोडक्टिवली इंगेज हो इकोनॉमी के अंदर। 8th 5 ईयर प्लान 1992 से 1987 में आया, और यहाँ पे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी भी आई थी। आपको पता है न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी, हमारे देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थे, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर जो है मनमोहन सिंह जी, तो उन्होंने जो है एलपीजी का कंसेप्ट हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ कि चीज़ों को लिबरल बनाना, आसान बनाना, यानी कि अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है फाइल वर्क, बहुत ज़्यादा ये लाइसेंस हर चीज़ के लिए लेना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यानी कि बिजनेस को ईज़ ऑफ डूइंग करना है, यानी बिजनेस आसान बनाना है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि सरकार ने बहुत सारे उद्योग अपने हाथ में रख रखे थे, तो प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता था, तो काफ़ी सारे सेक्टर जो है, कुछ 5-7 सेक्टर को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, यानी प्राइवेट सेक्टर भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता था। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज एंड ह्यूमन बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। तो वो ग्लोबलाइजेशन किया गया, यानी अपनी कंट्री को बाकी कंट्री के साथ जोड़ने की कोशिश की गई, और जिसके कारण हम बहुत सारे अब जो प्रोडक्ट देखते हैं वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट है और इंडिया उसको यूज़ करता है, ये ग्लोबलाइजेशन के कारण ही हो पाया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 8th 5 ईयर प्लान, और उसी के अंदर न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी का इम्पैक्ट देखने को मिला। 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 के बीच में आया, जहाँ पे हमने ग्रोथ की बात करी लेकिन सोशल जस्टिस की भी बात करी, यानी सोशल इनइक्वालिटी खत्म हो, ये जो अपर क्लास, लोअर क्लास, एलीट क्लास, ये जो डिफरेंस है इसको कम करने की कोशिश की गई 9th 5 ईयर प्लान में। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 के बीच में आया, जहाँ पे हमने टारगेट बनाया था कि हमें 8% जो है ग्रोथ अचीव करनी है। फिर 11th 5 ईयर प्लान आया, जहाँ पे स्लोगन हमसे पूछा जाता है फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये स्लोगन किस 5 ईयर प्लान से जुड़ा हुआ है? तो ये 2 स्लोगन आपसे पूछे जाते हैं, एक तो ये गरीबी हटाओ वाला, और एक फास्टर, मोर और इंक्लूसिव मतलब सभी की डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब आप वीमेन की बात भी कर रहे हो, आप डिप्राइव सेक्शन की बात भी कर रहे हो, इक्वालिटी लाने की बात कर रहे हो, तो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है। 12th 5 ईयर प्लान एंड इट इज़ अ लास्ट 5 ईयर प्लान, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया है 2012 से 2017 के बीच में। 2014 के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट आई और 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग को गठित किया गया और प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया गया। इसका भी स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। 2-3 एग्जाम में तो मैं खुद ही ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया हूँ, यहाँ पे आपसे ये स्लोगन पूछा जाता है और बोला जाता है कि कौन से 5 ईयर प्लान से ये रिलेट करता है। अब क्या, जब हमारे देश के अंदर प्लानिंग कमीशन बनी 1950 में, क्या उससे पहले कोई कमीशन नहीं थी? क्या उससे पहले प्लानिंग नहीं होती थी? जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ तब भी तो कोशिश की होगी ये लोगों ने। तो कुछ हमारे पास प्लान है, जैसे 1934 का प्लान है, और बॉम्बे प्लान है हमारे पास 1944 का, 1934 होगा, और पीपल्स प्लान के नाम से है 1945 में, और गांधी
प्लान जो है 1944 में। आपसे पूछा जाता है कि ये प्लान्स किसने दिए, इनका नाम क्या था और ये कब आए। जैसे पीपल प्लान आपसे पूछा जाता है तो आप बोलेंगे 1945 में आया और एम.एन. रॉय इस में कंट्रीब्यूशन था। बॉम्बे प्लान आया हमारे पास, इंडस्ट्रियलिस्ट जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने मिलकर जो है ये बॉम्बे प्लान बनाया था। चलिए इनके बारे में हम लोग एक डिस्कस कर लेते हैं। विश्ववर्य प्लान 1934 में आया। इसका आपको ये पता होना चाहिए किसने दिया, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये नाम से बुक लिखी थी 1934 में। उनमें ही इन्होंने जिक्र किया कि हमारे देश में जो रिसोर्सेज है उसकी प्लानिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से उसको यूटिलाइज किया जाएगा। इसलिए इसको फर्स्ट सिस्टमैटिक इकोनॉमिकल प्लानिंग का अटेम्प्ट भी बोला जाता है कि इकोनॉमिकल प्लानिंग, 5 ईयर प्लानिंग तो चलो जब आई जो भाई, तो हमारे देश में सबसे पहले इकोनॉमिकल प्लानिंग का जो थॉट है उसको इस बुक में डिस्क्राइब किया गया है, और ये एक फर्स्ट सिस्टमैटिक प्लानिंग थी जिसको अटेम्प्ट किया गया कि होना चाहिए, कि इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग भी बोला जाता है। और इनका टारगेट था कि हमें अपनी नेशनल इनकम को, यानी नेशनल इनकम को विद इन 10 ईयर इसको क्या करना है, डबल करना है, 2x करना है। ठीक है जी, तो ये इनका टारगेट था। कई बार आपसे ये चीज़ें पूछी जाती है। बॉम्बे प्लान 1944 में है और इसमें JRD टाटा, JD बिरला, ये सारे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन लोगों ने जो है ये सारे कंट्रीब्यूटर इससे रिलेट करते हैं, पुरुषोत्तम दास वगैरह। इन लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि ऐसा होना चाहिए कि हम आने वाले 15 सालों में क्या करेंगे। तो इन्होंने बोला कि ऐसे प्लान होने चाहिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन करे, और एक अच्छी सेंट्रलाइज इकोनॉमिक प्लानिंग होनी चाहिए, और पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए, यानी गवर्नमेंट को बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बॉम्बे प्लान का एक आउटकम था। इन्होंने सजेशन की कि क्या रोल होता है गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, हैवी इंडस्ट्रीज़ को बनाने में। अगर देश के अंदर कोयला नहीं होगा, अगर देश के अंदर स्टील नहीं होगा, फर्टिलाइज़र नहीं होंगे, पेट्रोलियम नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो ये जब इन बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर कौन इन्वेस्ट कर सकता है। गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज है कि वो इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करे, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर इन्वेस्ट करे। अगर एक आपने इंडस्ट्री बना ली बहुत अच्छी, और आपने प्रोडक्ट भी बना लिया, लेकिन वो प्रोडक्ट को लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही नहीं अच्छा है, सड़कें अच्छी नहीं है, पुल अच्छे नहीं है, तो वो वर्क नहीं करेगा। इसलिए बॉम्बे प्लान का जो आउटकम था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। 1944 में ये प्लान आया। फिर आया पीपल्स प्लान 1945 में। एम.एन. रॉय ने ये प्लान दिया, और ये सोशलिस्ट आइडिया के ऊपर बेस्ड था। इन्होंने बोला कि हमारे देश के अंदर चीज़ों का नेशनलाइजेशन हो जाना चाहिए। जैसे बैंक नेशनलाइज हुए 1969 में, बैंक नेशनलाइज हुए 1974 में, बैंक नेशनलाइज हुए। तो यहाँ 14 बैंक नेशनलाइज हुए, यहाँ 6 बैंक और नेशनलाइज हुए। यानी कि जितने भी अलग अलग बैंक्स थे, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, SBI हो गया, इन सबको इंदिरा गांधी के समय में जो है नेशनलाइज बैंक बना लिया गया। यानी गवर्नमेंट ने इन सब बैंकों के राइट्स खरीद लिए, और ये सारा पैसा जो है उसमें गवर्नमेंट का ही लगा हुआ था, तो इसको नेशनलाइज कहते हैं। तो ये आउटकम था पीपल्स प्लान का। एग्रीकल्चर के ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, और कंज्यूमर्स विद इंडस्ट्रीज, यानी कंज्यूमर गुड्स भी बढ़ाने हैं और इंडस्ट्रीज को भी इंक्रीज करना है। इसने सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ को बेसिकली उसका खनन किया कि जो पैसे हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में नहीं रहने चाहिए। जो फंड्स हैं उसका डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, यानी कि जो पैसा है वो उस व्यक्ति तक भी पहुंच पाए जो एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। पावर इन द सेंस कि जो फंड्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में नहीं होने चाहिए, उसका बंटवारा होना चाहिए अच्छे से। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करी, और वेलफेयर ऑफ कॉमन पीपल, एक आम आदमी के वेलफेयर की बात करी पीपल प्लान ने। एम.एन. रॉय इसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। गांधी जी की फिलॉसफी से जो निकल कर आया उसको गांधीनियन प्लान बोलते हैं। एस.एन. अग्रवाल ने इस प्लान को दिया था और एम्फसाइज किया कि हमारा जो भारत है, मतलब 75% जो भारत है, 65% जो भारत है, वो तो विलेज में बसता है। तो विलेज के डेवलपमेंट के लिए तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो विलेज इंडस्ट्री की बात करी, कॉटेज इंडस्ट्री की बात करी, यानी कि जो लघु उद्योग है, जो हाथ से बनाई चली चीज़ें हैं, जैसे कि चरखा काटा जाता था गांधी जी के द्वारा, उससे कपड़ा बनाया जाता था, सूत काटी जाती थी। और डिसेंट्रलाइजेशन, अगेन रिसोर्सेज का डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी, और अपोज किया एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो बड़े बड़े उद्योगों पे हम ध्यान दे रहे हैं लेकिन हम विलेज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, विलेज की इंडस्ट्री पे ध्यान नहीं दे रहे, हैंडीक्राफ्ट पर ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है, खादी एंड विलेज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो ये एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की इन्होंने रिस्ट्रेन करने की कोशिश की, और कहा कि रूरल डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भारत है वो गाँव में बसता है,
और गांधी जी का भी मानना था कि गांव का डेवलपमेंट होगा तो पूरे पूरे भारत का डेवलपमेंट होगा। और सेल्फ सफिशिएंसी की बात करी इस प्लान के अंदर, डेवलपमेंट ऑफ विलेज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये मेन एजेंडा था गांधी जी के प्लान का। मतलब गांधी जी की फिलॉसफी से इंस्पायर ये प्लान है, इसको इसलिए इसको गांधीयन प्लान बोलते हैं। हालांकि गांधी जी ने कोई इकोनॉमिकल प्लानिंग नहीं करी, ये प्लान दिया है एस.एन. अग्रवाल ने। तो आपको ये 4 मेजर प्लान पता होने चाहिए। ये कब थे? ये 5 ईयर प्लानिंग से पहले के प्लान है, और 5 ईयर प्लानिंग के बाद नीति ये हो गया। तो जितने भी इकोनॉमिकल प्लानिंग्स थे वो सब मैंने आपको इस क्लास के अंदर बता दिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या क्या रोल होता है एक बिजनेस को एक्स्टेब्लिश करने में और बिजनेस इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर आने में। तो गवर्नमेंट जो है रेगुलेटर का काम भी करती है, गवर्नमेंट फैसिलिटेटर का काम भी करती है, वो प्रमोटर भी है, वो प्रोटेक्टर भी है, वो एंटरप्रेन्योर भी है। तो गवर्नमेंट बिजनेस के लिए अलग अलग भूमिका प्ले करती है। जैसे कि क्यों करती है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट को क्यों इंटरवीन करना पड़ रहा है? क्योंकि शोषण ना हो सके, जो वर्कर एक्सप्लोटेशन है वो ना हो, कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी ना हो। तो इसलिए गवर्नमेंट को बिजनेस के अंदर इंटरवीन करना पड़ता है। और जो प्राइवेट बिजनेस है वो केवल प्रॉफिट मेकिंग की बात करेगा, और गवर्नमेंट जो है सोशलाइजेशन की बात करेगी, यानी कि सोशल वेलफेयर की बात करेगी। तो इकोनॉमिकल ग्रोथ यानी कि इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। सोशल वेलफेयर के लिए, ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, वीकर सेक्शन जो है, डिप्राइव सेक्शन है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और जो डेवलपमेंट है वो रीजनल डेवलपमेंट हो, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो, यानी कि जो बैकवर्ड एरियाज है उनके ऊपर भी ध्यान दिया जा सके। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाए, नई नई जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, और बाजार में जो प्राइस में स्टेबिलिटी क्रिएट हो। ऐसा ना हो कि एकदम से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, सटपट भागती इन्फ्लेशन हो जाए, है ना। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और मेंटेन करना इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को, इन कारणों से गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है बिजनेसेस के अंदर। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ रोल बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट का एक रोल है रेगुलेटर का काम। गवर्नमेंट बिजनेस को रेगुलेट करती है, जैसे कि कंपनी एक्ट बनाया, कंपटीशन एक्ट बनाया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, एनवायरनमेंट एक्ट बनाया, जीएसटी बनाया, फेमा बनाया। ये सारे एक्ट इसलिए बनाए गए ताकि बिजनेसेस को कंट्रोल किया जा सके। तो ये रेगुलेशन का काम था। कंपनी के फॉर्मेशन को लेकर लेबर लॉस आप सुनने होंगे कि अभी भी 2019 में जो है 4 लेबर लॉस बनाए, जितने भी 30-32 जो थे अलग अलग लेबर कानून थे, उन सबको समाप्त करके जो है एक इंटीग्रेट करके केवल 4 लेबर कोड बना दिए गवर्नमेंट ने। हालांकि वो भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और कंपटीशन को भी रेगुलेट करने के लिए कि मोनोपोली ना क्रिएट हो जाए मार्केट में, तो गवर्नमेंट जो है बिजनेस को रेगुलेट करती है। ये एक भूमिका प्ले कर रही है। गवर्नमेंट प्रमोट का काम भी करती है कि बिजनेस स्पिरिट बढ़े इंडिया के अंदर, जैसे स्किल इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये जो प्लान्स है ये बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बनाए गए हैं। या फिर मुद्रा जो स्कीम आई थी 2005 में, जिसमें शिशु, किशोर, तरुण 2.0, इन स्कीम्स के अंदर जो है लोगों को लोन्स दिए जाते हैं ताकि वो अपना एक बिजनेस सेटअप कर पाए। तो गवर्नमेंट प्रमोट करती है बिजनेस ग्रोथ को और इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आने के लिए। सब्सिडीज देती है कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसे अगर आप एक्सपोर्ट करते हो या आपकी जो बिजनेस इकाई है वो किसी सेज एरिया में है, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन में, ये भी एक एक्ट है 2005 में आया था। तो स्पेशल इकोनॉमिकल जोन के अंदर आपकी कोई इंडस्ट्री है और कोई एक्सपोर्ट का काम कर रही है तो सब्सिडी मिलती है, टैक्स इंसेंटिव मिलते हैं। कोई कंपनी आके यहाँ खुलती है तो हम बोलते हैं भी 10 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना आपकी इनकम पे, तो टैक्स फ्री कर दिया, टैक्स हॉलीडे दे दिया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी बनाई कि बिजनेस प्रमोट हो पाए, स्टार्टअप को सपोर्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है जी, जिसको इंट्रोड्यूस किया था वर्तमान के गवर्नमेंट ने। तो ये प्रमोशनल रोल हो गए। इसके अलावा सरकार के प्लानिंग रोल भी होते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा कि नीति आयोग जो कि थिंक टैंक का काम करता है, आरबीआई जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है, और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992, ठीक है जी। आरबीआई कब बना था? आरबीआई एक्ट है 1935 का, और 1937 के अंदर ये शिफ्ट हो गया था मुंबई में, ठीक है, पहले ही कोलकाता में था। और आरबीआई के साथ साथ आपको एक बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट भी पता होना चाहिए, बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट 1949। तो इसके अलावा सेबी है जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। तो प्लानिंग का काम भी है और प्रमोशन का काम भी है, रेगुलेशन का काम भी है। गवर्नमेंट के बहुत सारे रोल होते हैं। गवर्नमेंट खुद अपने बिजनेस भी खोलती है, इसलिए इसको कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर रोल। गवर्नमेंट खुद इंटरप्राइजेस बनाती है, गवर्नमेंट डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है इंडस्ट्री में, शेयर्स खरीदती है, अपनी कंपनीज बनाती है, जिसको हम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कहते हैं। जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस
कॉर्पोरेशन। तो ये गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हो रखा है। गवर्नमेंट प्रोटेक्टिव का काम भी करती है, यानी कि गवर्नमेंट कंज्यूमर को, वर्कर्स को, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरवीन करती है। जैसे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट, वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिमम वेजेस लॉज बनाए गए हैं। अभी नोएडा के अंदर जो है एक दंगा हो गया था, तो मिनिमम वेजेस बढ़ाने की बात की गई थी, तो फिर वहाँ की यूपी गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस को इंक्रीज़ करा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन करने के लिए 1986 और 2019 इस तरीके के एक्ट बनाए गए। एमएसएमई की मैंने बात करी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनके ऊपर भी गवर्नमेंट ने बहुत सारा वर्क किया। इसके अलावा छोटे मोटे और रोल है, जैसे कि फिजिकल रोल। गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमी को थ्रू टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है जी। बजटरी पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट, अपने इनकम और एक्सपेंडिचर की जो पॉलिसीज़ है उसी को फिजिकल पॉलिसी कहते हैं, और उसके माध्यम से जो बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट मनी को कंट्रोल करती है, मनी के सप्लाई को कंट्रोल करती है थ्रू आरबीआई, यानी कि क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है कि मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रोल भी करती है। अगर अच्छी सड़कें, पुल नहीं होंगे और हाईवे नहीं होंगे, कॉरिडोर नहीं होंगे, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कहीं ना कहीं ठप बढ़ जाएगा। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, रोड, रेलवेज, पावर, कम्युनिकेशन, तो ये सब चीज़ों की बात हो रही है। और सरकार का सोशल डेवलपमेंट रोल भी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, यानी कि सोशल जस्टिस हो, वुमेन और मैंस को इक्वल वेजेस मिले और एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों को जो काम करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जाए। जैसे मनरेगा स्कीम या पीवीजी स्कीम जो आई, तो वो एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देती है। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना, तो हमारे जितना जो पीपल है, जो प्लांट है और जो प्रॉफिट है, इन सबको प्रोटेक्ट करना भी एक काम है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल कहते हैं गवर्नमेंट का। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे क्लासेस। आज हम लोगों ने इकोनॉमिकल प्लानिंग को अच्छे से समझा और गवर्नमेंट का क्या रोल है बिजनेस के अंदर, इसको भी हमने आज क्लास में चर्चा कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।